शौर्य कॉल का जवाब देने के लिए बाथरूम में जाने से पहले बिस्तर से उठ गया। सुप्रभात मी अग्रवाल। राकेश ने शौर्य का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। वैसे क्या आज आपको मुझे कॉल करने का कोई कारण है मिस्टर लाइल? शौर्य ने तुरंत पूछा। हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। यह पता चलने के बाद कि आपकी गरीबी के दिन खत्म हो गए हैं, मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट पर अधिकांश प्रमुख व्यवसायों के मालिक तुम्हारे लिए एक विशेष भोज आयोजित करना चाहते हैं। मैं बस यह जानना चाहता था कि क्या आपके पास भोज में शामिल होने का समय होगा, क्योंकि आज शनिवार है, राकेश ने नरम लहजे में कहा। शुरू में शौर्य ने आराम करने के लिए बाहर जाने की योजना बनाई थी। हालांकि चूंकि सभी ने उसके लिए विशेष रूप से एक विशेष स्वागत समारोह आयोजित किया था, इसलिए वह उन्हें निराश नहीं करना चाहता था। इसके अलावा शौर्य वास्तव में अधिक लोगों से परिचित होना चाहता था, अन्यथा वह हमेशा एक कंगाल और मूर्ख की तरह दिखाई देगा। इसलिए शौर्य तुरंत भोज में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। भोज की भव्यता को व्यक्त करने के लिए उन्होंने मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट पर किसी प्रतिष्ठान में भोज आयोजित करने के बजाय एक असाधारण और 5 सोटार टल में भोज आयोजित करने का विकल्प चुना था। विशाल और अपने दूसरे रूममेट से बात करने के बाद शौर्य कैंपस से बाहर जाने की तैयारी करते हुए नीचे चला गया। जब वह लड़कियों के छात्रावास से गुजर रहा था तो उसने ऊपर देखा और उसने एक व्यक्ति को लड़कियों के छात्रावास से बाहर निकलते देखा। वह कोई और नहीं बल्कि अदिति थी। हाँ, वह छात्रावास में वापस क्यों आई है? शौर्य ने शुरू में सोचा था कि अदिति विवान के साथ रात बिताएगी, क्योंकि उसने उसे रेस्तरां से बचाया था। वास्तव में शौर्य इस वजह से थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। जैसे ही अदिति ने शौर्य को देखा, उसने कहा, हाँ, शौर्य, क्या तुम अपनी पार्ट टाइम नौकरी के लिए बाहर जा रहे हो, क्योंकि यह पहले से ही वीकेंड? क्या कल रात इतनी फिजूल खर्ची करने के बाद तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम विवान से कभी तुलना नहीं कर सकते। क्या तुम जानते हो कि विवान कल रात 1 घंटे से भी कम समय में मेरे लिए वापस आ गया? हम शुरू में साथ में बाहर रात बिताने की योजना बना रहे थे। हालांकि हमने ऐसा न करने का फैसला किया क्योंकि मैं वैसे भी पीरियड्स में हूं। अदिति ने शौर्य को अपने चेहरे पर विजयी भाव से देखा। वास्तव में उसने जानबूझकर यह सब इसलिए कहा था क्योंकि वह शौर्य को भड़काना चाहती थी। ठीक है, शौर्य ने एक कड़वी मीठी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। इस समय कैंपस के सामने एक सफेद BMW 3 सीरीज दहाड़ती हुई आई। जैसे ही उसने कार की खिड़की नीचे की, विवान ने चेहरे पर मुस्कान के साथ अदिति को देखा और फिर उसने शौर्य को ठंडी नजर से देखा। हा, शौर्य, मुझे पता है कि तुम कल रात मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से तुम ऐसा करने में सफल नहीं हुए। क्या तुमने सच में सोचा था कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे? विवान ने शौर्य को घूरते हुए पूछा। उसके बाद उसने अपनी जेब से हीरे की अंगूठी निकाली और कहा, अदिति, मैंने यह तुम्हारे लिए खरीदा है। क्या तुम्हें यह पसंद है? वाह, यह हीरे की अंगूठी है। इसकी कीमत कम से कम 1 लाख होगी। मुझे पता था कि तुम अमीर हो, विवान, कुछ लोगों से अलग जिन्होंने लॉटरी से थोड़े पैसे जीते हैं। बेशक मैं अमीर हूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। अदिति, मैं आज तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाऊंगा और हम बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे। हालांकि कुछ लोगों को भविष्य में गरीब होना पड़ेगा। आओ, कार में बैठो। अदिति बहुत उत्साहित थी और वह जल्दी से कार में बैठ गई। फिर कैंपस से बाहर निकलने से पहले विवान ने शौर्य की ओर तिरस्कारपूर्वक देखा। कार में बैठने के बाद अदिति बहुत उत्साहित थी और उसने विवान से पूछा, विवान, तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुमने कल रात इतने पैसे कैसे जुटाए? इसके अलावा ऐसा क्यों लगता है कि तुम रातों रात अमीर हो गए? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह सारा पैसा दिया है? विवान ने गाड़ी चलाते हुए अपने सेल फोन का इस्तेमाल करना जारी रखा और हंसा। उसके बाद उसने अपने सेल फोन पर एक सॉफ्टवेयर का टुकड़ा हटा दिया जिससे कोई निशान नहीं रह गया। इसकी चिंता मत करो। वैसे भी बस इतना याद रखो कि शौर्य कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। वह तो बस एक बेकार का टुकड़ा है। वाह, मैं वाकई बहुत खुश हूं। सुबह सुबह विवान और अदिति द्वारा उपहास किए जाने के बाद शौर्य का अब बाहर जाने का मूड नहीं था। इसके अलावा वह यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि विवान ने रातों रात इतना पैसा कैसे कमा लिया। हा, शौर्य खुद पर हंसा क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह इसे दिल पर क्यों ले रहा था। वह कुछ किताबें पढ़ने और अपना कुछ समय पढ़ाई में बिताने से पहले सीधे लाइब्रेरी चला गया।
जब दोपहर होने वाली थी तो शौर्य ने ब्रिलियंट स्टार रेस्तरां जाने से पहले एक टैक्सी बुलाई। यह मेबेरी सिटी का एक 6 स्टार रेस्तरां था। बेशक इसकी तुलना मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट के किसी भी रेस्तरां से नहीं की जा सकती थी। हालांकि यह अभी भी एक बहुत ही शानदार और महंगा रेस्तरां था। चूंकि वह पढ़ने में व्यस्त था और सड़क पर यातायात का अनुमान नहीं लगा पाया था, इसलिए शौर्य तय समय से कुछ मिनट बाद पहुंचा। वह बहुत तेजी से चला क्योंकि वह जल्दी में था। आह, क्या तुम पागल हो? जब वह टर्नस्टाइल से गुजर रहा था, शौर्य ने टर्नस्टाइल को थोड़ा ज्यादा जोर से धक्का दिया और वह अनजाने में उस लड़की से टकरा गया जो उसके पीछे थी। लड़की ने अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया और शौर्य को कोसने लगी, और इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि वे यह जानने के लिए इकट्ठा हुए थे कि क्या हो रहा है। क्षमा करें, शौर्य ने जल्दी से माफी मांगी। उसके बाद उसने अपनी आंखें उठाईं और फिर अपने पीछे खड़ी लड़की पर नजर डाली। वह लड़की की खूबसूरत शक्ल देखकर तुरंत चौंक गया। उसने एक टाइट फिटेड ड्रेस पहनी हुई थी और उसके बहुत लंबे लहराते बाल उसके कंधों पर गिर रहे थे। वह लगभग उसकी उम्र की ही लग रही थी, लेकिन इस समय उसका शरीर पहले से ही पूरी तरह से विकसित हो चुका था। वह निश्चित रूप से सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी जिसे शौर्य ने कभी देखा था। क्षमा करें, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ माफी मांगने से ही सब कुछ खत्म हो गया? लड़की ने खुद को धीरे से रगड़ते हुए उसे हिंसक रूप से कोसना जारी रखा। जब शौर्य ने उसे टर्नस्टाइल से अप्रत्यक्ष रूप से मारा तो वह खुद घायल हो गई थी, और इस समय वह उसके शरीर पर एक भयंकर दर्द महसूस कर सकता था। वास्तव में यह स्पष्ट था कि वह वही थी जो शौर्य से टकरा गई थी, लेकिन जब उसने देखा कि शौर्य ने इतने साधारण तरीके से कपड़े पहने थे तो उसने इसके बजाय उस पर दोष मढ़ने का फैसला किया। अगर मुझे जल्दी नहीं होती तो मैं आज तुम्हें जरूर सबक सिखाती। लड़की शौर्य पर चिल्लाती रही। उसके बाद उसने शौर्य को रास्ते से हटा दिया और चिल्लाया, मेरे रास्ते से हट जाओ बेवकूफ। जब वह उसे कोसना बंद कर चुकी तो लड़की लिफ्ट की ओर चली गई। शौर्य को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इतनी खूबसूरत लड़की वास्तव में इतनी हिंसक होगी। हालांकि जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस समय जब लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो शौर्य ने लिफ्ट में कदम रखा। तुम यहां क्या कर रहे हो? जैसे ही वह लिफ्ट में दाखिल हुआ, शौर्य को अप्रत्याशित रूप से उस लड़की से शत्रुतापूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा जो थोड़ी देर पहले उससे टकरा गई थी। उसका मतलब था कि उसके जैसा बेवकूफ वास्तव में उसके साथ एक ही लिफ्ट में सवार होने के बारे में कैसे सोच सकता है। यह उसके लिए बहुत अपमानजनक था। ओह, मुझे ऊपर जाना है क्योंकि मुझे कुछ काम है, शौर्य ने तुरंत जवाब दिया। उसके बाद लड़की ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया क्योंकि वह शौर्य को नहीं देखना चाहती थी। डिंग डिंग। इस समय शौर्य ने अचानक अपनी लार निगल ली। लड़की की गोरी और बर्फ जैसी सफेद जांघें वाकई बहुत आकर्षक थीं। शौर्य ने मुंह फेर लिया, एक तरफ देखने का नाटक करते हुए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद जब वह कोई ध्यान नहीं दे रही थी तो उसने चुपके से उसकी जांघों पर फिर से नजर डाली। यह वाकई रोमांचक था। उस पागल लड़की को किसने कहा कि वह उससे टकराए और फिर बिना किसी कारण के उस पर चिल्लाए? खैर, उसके लिए भुगतान के रूप में उसका थोड़ा बहुत फायदा उठाना उचित ही था, है ना? शौर्य ने अपना सिर थोड़ा झुकाया क्योंकि वह लड़की की जांघों पर फिर से नजर डालना चाहता था। हालांकि उसने महसूस किया कि लड़की इस समय पहले ही उसका सामना करने के लिए मुड़ चुकी थी। अभी वह अपनी आंखों में घृणा के साथ शौर्य को घूर रही थी। तुम सच में एक बदमाश! इतनी ऊंची जगह पर होने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे देख सको? लड़की ने गुस्से से उस पर चिल्लाया। उसके घटिया पहनावे को भूल जाओ। यह व्यक्ति बहुत ही घटिया और घिनौना था। उसे लगा कि वह पागल हो रही है। किसने कहा कि मैं तुम्हें देख रहा हूं? क्या इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मैंने अपना सिर नीचे करके जमीन की ओर देखा? शौर्य ने जवाब दिया, हालांकि उसे अपराध बोध हो रहा था। थप्पड़! लड़की ने शौर्य के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने से पहले अपना हाथ उठाया। तुम बदमाश हो, यही रुको, मेरे तुम्हारे साथ निपटने का इंतजार करो। उसके बाद लड़की ने लिफ्ट से बाहर निकलने से पहले लिफ्ट को दबाया और उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। उफ! हालांकि शौर्य को ऐसा नहीं लगा कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया है जब उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। वास्तव में उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ।
क्योंकि वह आखिरकार उसकी जांघों को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब जब उसने अदिति को छोड़ने का फैसला कर लिया है तो उसके लिए एक गर्लफ्रेंड की तलाश करना जरूरी था। जब वह इस बारे में सोच रहा था, शौर्य लिफ्ट से 7वीं मंजिल पर स्थित वीआईपी कमरे में गया, जिसके बारे में राकेश ने उसे पहले ही बता दिया था। यह एक बड़ा और आलीशान निजी कमरा था जो सभी तरह की पार्टियों और बड़ी सभाओं की मेजबानी के लिए उपयुक्त था। जब शौर्य कमरे में दाखिल हुआ तो उसने पाया कि अंदर बहुत से लोग हैं। वातावरण काफी जीवंत था। कमरे में सभी उम्र के लगभग 100 महिलाएं और पुरुष थे और वेटर और वेट्रेस आगे पीछे आ जा रहे थे, जबकि पेय सभी स्वसेवा थे। अगर शौर्य ने गलत अनुमान नहीं लगाया तो ये लोग मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट पर दुकानों और प्रतिष्ठानों के मालिक होने चाहिए। शौर्य ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे राकेश नहीं मिला। उसने अपना सेल फोन निकाला और राकेश को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका सेल फोन बंद हो चुका है। उफ! शौर्य कल रात अपने सेल फोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसे चार्ज करना भूल गया था। भूल जाओ, शौर्य ने फैसला किया, बस इंतजार करने के लिए कि राकेश आकर बाद में कमरे में पहुंचे तो उसका स्वागत करे। थोड़ी देर तक बड़े कमरे में घूमने के बाद शौर्य सिर्फ बेबस होकर मुस्कुरा सकता था। फिर उसे एक शांत कोना मिल गया जहां वह अकेले बैठ गया। उसके बाद उसने पहले कुछ फल और ड्रिंक पीने का फैसला किया। वेटर और वेट्रेस इतने व्यस्त थे कि उन्होंने शौर्य को भी नहीं देखा। जब शौर्य शराब पी रहा था और परोसे गए पेय पदार्थ खा रहा था तो उसे मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट की दूसरी पीढ़ी की अमीर युवतियों के एक समूह ने देखा। उस आदमी को देखो, उसे उस कोने में बैठकर खाते पीते हुए काफी समय हो गया है। क्या तुम में से कोई उसे जानता है? क्या वह वाकई मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट से है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। लड़कियों ने सिर हिलाते हुए भौहें सिकोड़ी। मुझे नहीं लगता कि वह मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट से है। यह कैसे संभव हो सकता है? बस देखो कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं। मुझे लगता है कि वह यहां मुफ्त में खाने पीने का मजा लेने के लिए चुपके से घुस आया है। तुम्हें लगता है कि वह यहां खाना चुराने आया है? बिल्कुल नहीं। क्या कोई इतना बेशर्म इंसान हो सकता है? क्यों नहीं, मुझे लगता है कि वह वाकई इतना बेशर्म है। उसे देखो, उसने बहुत ही घटिया कपड़े पहने हैं और कोई वजह होगी कि वह अकेले ही उस शांत कोने में क्यों बैठा है। यह समझ में आता है। मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट पर कई व्यवसायों के मालिकों के बेटे बेटियों ने शौर्य के बारे में चर्चा और बातचीत शुरू कर दी। मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट के मालिक शौर्य अग्रवाल आज यहां आने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि उस घटिया कपड़े पहने आदमी जैसा कोई व्यक्ति माहौल खराब करे। मिस्टर अग्रवाल, हमारे माता पिता की क्षमता के बारे में क्या सोचेंगे? उस जैसे किसी व्यक्ति को इस जगह पर कैसे प्रवेश करने दिया जा सकता है? सफेद कपड़े पहने एक युवा और करिश्माई व्यक्ति ने शौर्य को देखते हुए व्यंग्य किया। ओह देखो, सिया यहां है। इस समय लड़कियों में से एक ने प्रवेश द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा, सिया, यहां आओ। लड़की ने सिया की ओर हाथ हिलाया। जैसे ही सिया कमरे में दाखिल हुई, युवा लड़कों की आंखें तुरंत चमक उठीं। सिया ने एक छोटी ड्रेस पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटक रहे थे। उसका सुंदर चेहरा एकदम सही था और वह कमरे में मौजूद सभी लड़कियों की तुलना में वास्तव में एक देवी की तरह लग रही थी। जब सिया अपनी सहेलियों की ओर बढ़ी तो कुछ बड़े मेहमान उसके लंबे गोरे पैरों को देखने से खुद को रोक नहीं पाए, जिनके चेहरे पर विकृत भाव थे। इस समय युवा लड़के भी सिया को घूर रहे थे। सिया, तुम अभी यहां क्यों हो? क्या हम यहां साथ आने के लिए सहमत नहीं हुए थे? सिया, तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? क्या कुछ हुआ है? सफेद कपड़े पहने युवक ने अचानक चिंता से भरे चेहरे के साथ पूछा। उफ, अब और इसका जिक्र मत करो। जब मैं नीचे थी तो मैं एक बदमाश से टकरा गया। सबसे पहले उसने मुझे अनुचित जगह पर छुआ। उसके बाद जब हम साथ में लिफ्ट में चढ़ रहे थे तो वह मुझे देख रहा था, इसलिए मुझे अपने कपड़े ठीक करने के लिए वॉशरूम में रुकना पड़ा। सिया ने शिकायत की और उसके चेहरे पर पीला भाव था। वह काफी धारा प्रवाह और बात करने में अच्छी थी। सबसे पहले वह लिफ्ट से जल्दी से बाहर क्यों निकली थी? इसका कारण यह था कि वह उस बिगड़ैल बदमाश के साथ उसी लिफ्ट में नहीं रहना चाहती थी। दूसरी बात, उसे लगा कि जब वह टर्नस्टाइल से टकराई थी तो उसका अंडरवियर हिल गया था, इसलिए वह अपने अंडरवियर और कपड़े ठीक करने के लिए बाथरूम गई। वह बहुत नाराज थी। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? सफेद कपड़े पहने लड़का और बाकी भाई बहन सभी इस समय बहुत गुस्से में थे। कोई भी सिया को अनुचित तरीके से कैसे छू सकता है? और यहां के लड़के उसका हाथ छूने की हिम्मत भी नहीं करते थे।
ठीक है सिया, पहले इस चालाक छोटे चोर से छुटकारा पाने का इंतजार करो। उसके बाद हम निगरानी नियंत्रण कक्ष में जाएंगे और उस आदमी की तलाश करेंगे जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। बाहर निकलो। सफेद कपड़े पहने युवक ने शौर्य की ओर देखा, जो इस समय अपने फलों और सब्जियों के सलाद का आनंद ले रहा था। हाँ, हमें पहले उस चोर से छुटकारा पाना चाहिए। इस समय सभी लड़कियां एक स्वर में बोलीं। खाना चोर? सिया चौंक गई और उसने उस दिशा में देखा जिस ओर सफेद कपड़े पहने युवक इशारा कर रहा था। जैसे ही उसने उस आदमी को देखा जिसकी ओर वह इशारा कर रहा था, सिया की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। यह वही है। वह कौन है? सिया, क्या तुम उस खाने के चोर को जानती हो? वह वही बदमाश है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, सिया ने गुस्से में कहा और शौर्य की ओर बढ़ी। इस समय अमीर और युवा अमीर लड़के और लड़कियां सिया के पीछे पीछे चल रहे थे। इस समय शौर्य अपने खाने का मजा ले रहा था और वह सोच रहा था कि वह बाद में मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट पर व्यापार के मालिकों और मालिकों का स्वागत कैसे करेगा। आखिरकार यह पहली बार था जब शौर्य ने इस तरह के किसी कार्यक्रम में भाग लिया था। इस समय उसके सामने अचानक बहुत अंधेरा हो गया। शौर्य ने अपना सिर उठाया और देखा कि उसके सामने लोगों का एक समूह खड़ा है। शौर्य को तब एहसास हुआ कि लोगों के समूह का नेता कोई और नहीं बल्कि वह खूबसूरत लेकिन हिंसक और आक्रामक लड़की थी जिससे वह पहले लॉबी में मिला था। यह वास्तव में तुम हो? तुम यहां क्यों हो? शौर्य ने अपने चेहरे पर एक चौंका देने वाले भाव के साथ कहा। तुम न केवल बुरे हो बल्कि तुम वास्तव में यहां घुसने और हमारा खाना चुराने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है कि तुम जीने से वाकई थक गए हो, सिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। बहनों, यह वही आदमी है जो अभी लिफ्ट में मुझे देख रहा था। चलो उसे सबक सिखाते हैं। उसके बाद 5 या 6 लड़कियों के समूह ने सिया के आदेश पर शौर्य पर हमला करना शुरू कर दिया। वे शौर्य पर झपट पड़ीं और उसे खरोंचने लगीं, उसका गला घोंटने लगीं, उसे चुटकी काटने लगीं और उसके कपड़े फाड़ने लगीं। अमीर युवा लड़के बहुत शांत थे और वे बस किनारे खड़े होकर देख रहे थे। आखिरकार आज वहां बहुत सारे सीनियर थे। अगर शौर्य ने जवाबी हमला किया तो उसके लिए उससे लड़ने में बहुत देर नहीं होगी। तुम क्या कर रहे हो? यह मत सोचो कि मैं जवाबी हमला करने में संकोच नहीं करूंगा। शौर्य के बाल पहले से ही बिखरे हुए थे, उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे और उसके चेहरे पर बैंगनी रंग के निशान थे क्योंकि लड़कियां उसे चुटकी काट रही थीं और पीट रही थीं। वह अपना आपा खोने लगा था। इस समय सिया ने उसे फिर से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। तुम्हें मेरी तरफ झांकने के लिए किसने कहा? मैं तुम्हें मेरी तरफ झांकने के लिए मार दूंगी, पागल औरत। वह शौर्य ने अपना सिर बचाया क्योंकि लड़कियों का झुंड उस पर आक्रामक तरीके से हमला करना जारी रखता था और उसे जमीन पर धकेल देता था। रुको। इस समय एक अधेड़ उम्र का आदमी लड़कियों को रोकने से पहले खड़ा हो गया। वास्तव में बहुत से लोगों ने पहले ही उन्हें घेर लिया था क्योंकि बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा था। अधेड़ उम्र का आदमी चश्मा पहने हुए था और वह बहुत ही विनम्र लग रहा था, लेकिन उसके चारों ओर एक तरह की शानदार आभा थी। जैसे ही उसने बात की, सिया और दूसरी लड़कियों ने तुरंत शौर्य को मारना बंद कर दिया। पिताजी, चिंता मत करो, बस मुझे इस दुष्ट बदमाश को मारने दो। क्या तुम्हें पता है कि जब हम पहले लिफ्ट में थे तो वह वास्तव में मुझे देख रहा था? उसने अब हमारा खाना चुराने के लिए यहां घुसने की भी हिम्मत की है, सिया ने गुस्से में अपने पैर पटकते हुए कहा। रघु प्रसाद आहूजा अपनी बेटी को घूरते हुए शब्दों के अभाव में था। रघु प्रसाद जानता था कि उसकी बेटी का स्वभाव खराब है और न्याय की भावना बहुत मजबूत है। हालांकि वह आज यहां मौजूद बाकी मेहमानों के लिए स्थिति को इतना असहज नहीं बनाना चाहता था। उसे पिछले साल की घटना की धुंधली याद आ रही थी जब सिया ने अपनी एक सहपाठी को एक अन्य अमीर युवक द्वारा धमकाते हुए देखा था। अपनी सहपाठी को न्याय दिलाने के प्रयास में सिया ने उस अमीर युवक पर हमला किया और उसकी मर्दानगी छीन ली। इसलिए जब रघु प्रसाद ने देखा कि उसकी बेटी फिर से किसी को पीट रही है तो वह तुरंत वहां पहुंचा ताकि कुछ होने से पहले वह उसे रोक सके। यहां क्या हो रहा है? युवक, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो? रघु प्रसाद ने शौर्य को उसके उलझे हुए बालों और बिगड़े हुए रूप के साथ देखकर थोड़ा भौहें से गोड़ी। उसने शौर्य को मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट के किसी व्यक्ति के रूप में नहीं पहचाना और वॉरेन मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट के सभी लोगों को जानता था, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। मैं हूं,
इस समय शौर्य अपनी पहचान बताने वाला था। हालांकि सिया ने शौर्य की जांघ पर लात मारने के लिए अपना पैर पहले ही उठा लिया था। शौर्य ने ऐसा करने से पहले ही उसे रोक दिया। धिक्कार है, अगर वह जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं करता तो वह पहले ही अपनी मर्दानगी खो चुका होता। यह महिला पागल थी, वह उसे भविष्य में सबक सिखाने वाला था। जब सिया अभी भी उस पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, तब शौर्य ने चुपके से अपने दिल में कसम खाई। हालांकि उस समय राकेश के नेतृत्व में पुरुषों की एक टीम कमरे में दाखिल हुई। मैं खुराना, कमरे में मौजूद सभी लोगों ने राकेश का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, जिसमें युवा पुरुषों का समूह भी शामिल था, जो उनका अभिवादन करते समय खड़े हो गए। इस समय सिया ने भी शौर्य पर हमला करना छोड़ दिया। क्या हो रहा है? अब सब क्या कर रहे हैं? राकेश के चारों ओर एक बहुत ही मजबूत और राजसी आभा थी, और इस समय उसने सिया और कोने में भीड़ में खड़े बाकी लोगों पर नजर डाली। सौभाग्य से मिस्टर अग्रवाल अभी तक यहां नहीं है, अन्यथा वह आप सभी के बारे में क्या सोचेंगे? राकेश ने युवा पुरुषों के समूह पर चिल्लाया, इससे पहले कि वह सफेद कपड़े पहने युवक को घूरता। सफेद कपड़े पहने लड़के को इस समय बहुत अन्याय महसूस हुआ, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया था। हालांकि वह भी समूह का हिस्सा था। इस समय रघु प्रसाद ने जल्दी से विषय बदल दिया। मिस्टर खुराना, क्या आपने नहीं कहा कि श्री अग्रवाल आने वाले थे? राकेश ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया। ठीक है, मैं अब मिस्टर अग्रवाल से संपर्क नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि उन्होंने पहले ही अपना सेल फोन बंद कर दिया है। क्या मिस्टर अग्रवाल आखिरकार नहीं आने का फैसला करेंगे? इस समय लोगों की भीड़ के चेहरे पर उदासी के भाव थे। यह उनके लिए शौर्य अग्रवाल से मिलने और खुद को पेश करने का सबसे अच्छा अवसर था। निश्चित रूप से यह उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। शौर्य ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ इसलिए आ जाए क्योंकि उन्होंने उसे भोज में आमंत्रित किया था। इस समय राकेश उनके मन की बात पढ़ सकता था, और वह ठीक से जानता था कि वे क्या सोच रहे थे। उसके बाद उसने कहा, चिंता मत करो मिस्टर अग्रवाल, वह व्यक्ति नहीं है जिसे तुम सोच रहे हो। वह बहुत शांतिप्रिय और मिलनसार व्यक्ति है, और अगर उसने मुझे बताया है कि वह यहां आएगा तो वह निश्चित रूप से आज यहां आएंगे। अपनी बात समाप्त करने के बाद राकेश ने एक युवक की तलाश में मुड़कर कहा, जावेद, जितनी जल्दी हो सके मिस्टर अग्रवाल से संपर्क करने का कोई तरीका खोजो। हमें जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढना होगा। जावेद ने जल्दी से आगे बढ़कर राकेश की ओर सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। अंकल राकेश, हमें आज मिस्टर अग्रवाल के लिए एक भोज का आयोजन करना है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे भोज में खलल डालने की कोशिश की है। हमें उससे कैसे निपटना चाहिए? इस समय सिया ने राकेश की ओर एक चुलबुले अंदाज में देखा। ओह, क्या ऐसा है? मेरी भतीजी उस आदमी के साथ क्या करना चाहती है? सिया की ओर देखने से पहले राकेश मुस्कुराया। सिया वास्तव में बहुत सुंदर, जीवंत और खुशमिजाज थी। वास्तव में राकेश हमेशा उससे प्यार करता था, क्योंकि वह वास्तव में उसके न्याय की मजबूत भावना की प्रशंसा करता था। मेरा सुझाव है कि हम उसे भाई जावेद को सौंप दें और उसे जावेद के मार्शल आर्ट स्टूडियो में ले जाकर पीटें और उसे सबक सिखाएं। सीधा की बातें सुनकर जावेद मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। राकेश ने उस युवक की आकृति पर नजर डाली जो जमीन पर पड़ा था, क्योंकि लड़कियों के समूह ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था कि वह पहचान नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और फिर कहा, ठीक है जावेद, सिया ने जो सुझाव दिया है वही करो, लेकिन पहले तुम्हें जाकर मिस्टर अग्रवाल को ढूंढना होगा। मिस्टर खुराना, तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यहां हूं। इस समय शौर्य ने ही हस्तक्षेप किया। धमाका। जैसे ही राकेश ने शौर्य की आवाज सुनी, उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। फिर उसने उस युवक की ओर देखा जो उलझे हुए बालों और अस्त व्यस्त रूप के साथ जमीन पर पड़ा था। शौर्य को देखते ही राकेश की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। इस समय लोगों की भीड़ केवल एक दूसरे को देख पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। तुम बुरे आदमी हो, अब भी बात करने की हिम्मत है? तुमने खुद को कौन बताया? सिया ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में पूछा और शौर्य को घूरने लगी। हाँ, तुम अभिनय में वाकई बहुत अच्छे हो। तुम अब मिस्टर अग्रवाल बनने का नाटक भी कर रहे हो, है ना? इस समय लड़कियों का समूह भी बहुत परेशान था। राकेश को होश आने के बाद उसने युवा लड़कियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह इस समय वास्तव में भ्रमित था। उन्हें आज शौर्य के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित करना था।
लेकिन इसके बजाय उसे पीटा गया। राकेश शौर्य के पास गया और फिर उसने सम्मानपूर्वक चिल्लाया, मिस्टर अग्रवाल, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है। राकेश शौर्य के सामने 90 डिग्री के कोण पर झुक रहा था। क्या? इस समय लोगों की भीड़ सभी हैरान थी। सिया और अन्य युवतियां भी बहुत भ्रमित थीं। क्या यह व्यक्ति वास्तव में मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट का मालिक था? क्या वह वास्तव में वही था जो राकेश का समर्थन कर रहा था? यहां यह आदमी शौर्य अग्रवाल था। रघु प्रसाद पहले ही पीला पड़ चुका था और उसने जल्दी से कहा, मिस्टर अग्रवाल, मैं आज आपसे मिलकर बहुत खुश हूं। उसके बाद उसने विनम्रतापूर्वक शौर्य के सामने सिर झुकाया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। उसकी बेटी ने अभी अभी शौर्य को इतनी बुरी तरह पीटा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस्टर अग्रवाल। भीड़ में से बाकी लोग भी इसलिए उन्होंने शौर्य का अभिवादन करते हुए सिर झुकाया। हालांकि सिया और उसके दोस्त अभी भी सीधे खड़े थे और उन्होंने शौर्य के सामने बिल्कुल भी सिर नहीं झुकाया। इस समय शौर्य ने अपने चेहरे पर चंचल भाव के साथ सिया को देखा और कहा, तो मिस सिया, अब हमें इस मामले से कैसे निपटना चाहिए? मैं नहीं जानती। इस समय सिया को बहुत शर्म और गुस्सा आया। ऐसा लगा जैसे उसने पहले ही शराब की बोतल गिरा दी हो। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यह मनहूस और घिनौना आदमी वास्तव में प्रसिद्ध शौर्य अग्रवाल निकलेगा। वह वास्तव में हर मायने में अमीर दूसरी पीढ़ी का हिस्सा था। मिस्टर अग्रवाल, मैं अपनी बेटी द्वारा पहले किए गए हर काम के लिए माफी मांगता हूं। आप मेरी बेटी को जो चाहें सजा दे सकते हैं। रघु प्रसाद झुका हुआ था और उसने अपना शरीर ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं की। सच कहूं तो जब उसने सिया और रघु प्रसाद को इस तरह से व्यवहार करते देखा तो शौर्य का गुस्सा पहले ही शांत हो चुका था। दरअसल शौर्य जानता था कि वह भी दोषी था, क्योंकि उसने पहले भी थोड़ा बुरा व्यवहार किया था। हालांकि यह सब इसीलिए था क्योंकि एलेना अपनी लंबी और खूबसूरत गोरी टांगें दिखा रही थी। यह पहली बार था जब वह अपने जीवन में इतनी सारी महिलाओं से घिरा हुआ था। शौर्य के व्यक्तित्व के आधार पर वह इसे कोई बड़ी बात नहीं मानता और वह इस मामले को ऐसे ही जाने देता। वह इस अपमान को खुद ही सह लेता। हालांकि राकेश उसके मन की बात पढ़ सकता था और उसने धीमी आवाज में कहा, मिस्टर अग्रवाल, आपको उन्हें सजा देनी होगी क्योंकि वे आपकी पारिवारिक परंपरा को रौंद रहे थे। आखिरकार अगर आप उन्हें सजा नहीं देते हैं जब वे पहले ही आपको सार्वजनिक रूप से अपमानित कर चुके हैं, तो भविष्य में जब आपकी बहन को इस मामले के बारे में पता चलेगा तो निश्चित रूप से यह नुकसान अपूरणीय होगा। परिणाम वे उतने सरल नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। इस समय शौर्य ने रघु की ओर देखा, जो अभी भी उसके सामने झुक रहा था। शौर्य जानता था कि उसे सिया और उसके दोस्तों को दंडित करना होगा, अन्यथा मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट के सभी बड़े मालिक उससे नहीं डरेंगे। ठीक है, तो उसे उन्हें दंडित करना होगा। शौर्य ने सिया और अन्य सभी खूबसूरत लड़कियों को अपने चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ देखा, इससे पहले कि वह कहे, राकेश, कृपया मेरे लिए एक बड़े कमरे की व्यवस्था करें और मेरी ओर से सभी लड़कियों को कमरे में ले आएं। राकेश ने बिना कुछ कहे तुरंत काम करना शुरू कर दिया और सियान ने धीरे से अपने होंठ काटे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही अपनी किस्मत पता थी और वह इस समय शर्म और गुस्से से भरी हुई थी। हालांकि रघु और दूसरे पिताओं ने उसके निर्देश सुनने के बाद गहरी सांस ली। हर कोई शौर्य के इरादों को तुरंत समझ गया, लेकिन इस तरह की सजा, क्या यह सजा भी थी? यह तो बस एक इनाम था। एक बार जब उसकी बेटी अपनी सेवा पूरी कर लेती और अगर शौर्य उसे पसंद करता तो आहूजा परिवार को भी फायदा होता। रघु प्रसाद ने सोचा कि वह इस मौके का फायदा उठाकर राकेश की जगह ले सकता है और मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट पर अपना नियंत्रण हासिल कर सकता है। जाहिर है दूसरी लड़कियों के पिताओं के मन में भी यही बात थी। वे लगातार अपनी बेटी को आंख मार रहे थे, मानो वे उन्हें शौर्य की अच्छी तरह से सेवा करने और उसका प्रदर्शन करने के लिए मना रहे हों। इस समय राकेश ने शौर्य द्वारा मांगे गए कमरे को पहले ही तैयार कर लिया था। उसके बाद शौर्य सिया और 4 अन्य लड़कियों को अपने साथ कमरे में ले आया। राकेश स्वाभाविक रूप से दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था। मी अग्रवाल, आप क्या चाहते हैं? एक युवा और सुंदर लड़की ने अचानक अपने चेहरे पर शर्मिंदगी भरी नजर से पूछा। हाँ, आपको क्या लगता है कि मुझे क्या चाहिए? आप पांचों ने मुझे इस तरह पीटा है और आप वास्तव में मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए? चूंकि वह पहले से ही गुस्से में था, इसलिए उसे अब अपना गुस्सा निकाल देना चाहिए।
उसे सब कुछ बाहर निकाल देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम पांचों अब बिस्तर पर लेट जाओ। क्या? सिया ने इस समय अपनी मुट्ठियां थोड़ी भींच लीं। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि शौर्य इतना बुरा व्यक्ति होगा। अगर उसे डर न होता कि उसका परिवार टूट जाएगा और उसके कार्यों के परिणाम भुगतने पड़ेंगे, तो वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं करती जो शौर्य उससे करवाना चाहता था। हा हा हा। सियान को नहीं पता था कि अब क्या सोचना है। आखिरकार वह हमेशा ऐसे बुरे लोगों और इन सभी बुरी चीजों से घृणा करती थी, लेकिन अब उसे वास्तव में इतनी सारी लड़कियों के साथ ये बुरी चीजें करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। हालांकि सिया ने अभी भी अपने दांत पीसते हुए शौर्य के निर्देशों का पालन किया और 4 लड़कियों के साथ बिस्तर पर लेट गई। थप्पड़! शौर्य ने लड़कियों में से एक को थप्पड़ मारा। उसके बाद उसने एक के बाद एक उन्हें थप्पड़ मारना जारी रखा। लड़कियों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्हें दर्द भी हो रहा था, लेकिन उनके पास इसे सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय सिया शौर्य द्वारा थप्पड़ खाने के बाद रोने की कगार पर थी। तुम मुझे मारना चाहते हो? चलो देखते हैं कि क्या तुम भविष्य में भी मुझे मारने की हिम्मत करते हो। शौर्य ने उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर एक और जोरदार थप्पड़ मारा। उसके बाद उसने आखिरकार राहत की एक बड़ी सांस ली, क्योंकि वह बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। अगर वह वास्तव में कुछ करना चाहता तो वह सिया को चुनता, लेकिन शौर्य के पास उस तरह का अधिपति व्यक्तित्व और चरित्र नहीं था। हालांकि शौर्य को उन्हें दंडित करना था, इसलिए उसने उन्हें इस तरह की घिनौनी सजा देने के बारे में सोचा ताकि वे इस दिन को हमेशा याद रखें। सोब सोब। आधे घंटे के बाद लड़कियां कमरे से बाहर चली गईं। उन सभी के चेहरे पर एक दर्दनाक और दयनीय भाव था। इस समय दूसरी पीढ़ी के सभी अमीर युवा लड़के दंग रह गए। धिक्कार है, मिस्टर अग्रवाल वाकई बहुत अद्भुत थे। वह वास्तव में आधे घंटे के भीतर सभी 5 खूबसूरत लड़कियों को सजा दे सकते थे और वे लड़कियां अब मुश्किल से सीधी रेखा में चल पाती थीं। सफेद कपड़े पहने युवा लड़के ने भी मन ही मन शौर्य की प्रशंसा की। चूंकि शौर्य अभी भी सिया और दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी रखता था, इसलिए उसने कोई और विचार मन में रखने की हिम्मत नहीं की। आज का भोजन बहुत ही रोचक था। जब रघु प्रसाद सहित सभी धनी व्यापारियों को पता चला कि उनकी बेटी ने शौर्य के साथ यौन संबंध नहीं बनाए हैं, तो वे सभी बेहद निराश हुए। मिस्टर अग्रवाल, मैं आपको वापस घर क्यों नहीं भेज देता? रिसेप्शन भोज पूरी तरह से समाप्त हो गया और राकेश और उसके साथी शौर्य पीछे पीछे चले गए, क्योंकि उसने उसे घर भेजने की पेशकश की थी। शौर्य सिर हिलाने ही वाला था कि इस समय एक बड़े पेट वाला अधेड़ उम्र का आदमी अचानक से बीच में आ गया और बोला, मिस्टर अग्रवाल, आप मेरे बेटे को आपको घर भेजने की अनुमति क्यों नहीं देते? ये मेरा बेटा है, निखिल बेदी। वह सनीडेल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जो मेबेरी यूनिवर्सिटी से बहुत दूर नहीं है। अधेड़ उम्र के उस आदमी को इस बात की परवाह नहीं थी कि शौर्य जैसे व्यक्ति को किस तरह की कार में बैठना चाहिए। वास्तव में उसे शौर्य के अस्तित्व की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह बस इतना चाहता था कि शौर्य उसके बेटे की कार में बैठे, और ऐसा करने का उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि शौर्य अपने बेटे का नाम याद रखे। उसके लिए यही काफी था। बेशक निखिल कोई और नहीं बल्कि सफेद कपड़े पहने दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का था। इस समय निखिल थोड़ा शर्मीला था, क्योंकि वह शौर्य के सामने अपने हाथ पीछे करके खड़ा था। आखिरकार अग्रवाल परिवार एक बहुत अमीर और शक्तिशाली परिवार था। शौर्य के सामने वह कैसे नर्वस नहीं हो सकता था। हालांकि शौर्य ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसने बस सिर हिलाया। निखिल के पिता को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि शौर्य वास्तव में इतना सहज था। इस समय निखिल भी बहुत उत्साहित था। वह अपनी कार को मुख्य द्वार पर ले जाने से पहले जल्दी में चला गया। निखिल एक फेरारी चला रहा था, जिसकी कीमत लगभग $7,50,000 थी। अरे फैटी बेकर, तुम श्री अग्रवाल को इस तरह की कार में सवारी करने के लिए कैसे कह सकते हो? जैसे ही अन्य लोगों ने निखिल की कार देखी, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। मिस्टर अग्रवाल, तुम मेरे साथ क्यों नहीं सवारी करते? मेरे पास एक रोल्स रॉयस है। हाँ मिस्टर अग्रवाल, आप इस कार में सवारी नहीं कर सकते। यह आपकी स्थिति के लिए कैसे उपयुक्त है? अन्य बॉस और व्यवसायी इस समय शौर्य का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। नहीं, यह कार ठीक है। मैं अब अपने कैंपस वापस जाऊंगा। चलो भविष्य में कभी फिर से मिलते हैं। दरअसल शौर्य इतना मंत्रमुग्ध था कि जैसे ही उसने फेरारी को देखा,
वह अपनी आंखें मुश्किल से हिला पाया। उसने हमेशा एक कार खरीदने का सपना देखा था, लेकिन उसने फेरारी के मालिक होने का सपना देखने की हिम्मत भी नहीं की। इसलिए भले ही उसके पास फेरारी के पोस्टरों का एक विशाल संग्रह था, लेकिन उसे पहले कभी फेरारी में बैठने का अवसर नहीं मिला। शौर्य अपनी आंखें फेरारी से हटा नहीं सका। जैसे ही वह कार में बैठा, निखिल ने जल्दी से सबको अलविदा कहा और तुरंत गाड़ी चलाकर चला गया। जब सिया ने शौर्य की पीठ की ओर देखा तो वह शर्मिंदा हो गई। वह इस समय बहुत उलझन में थी। अन्य बॉस और व्यवसायी शौर्य को देख रहे थे और वे सभी शौर्य के प्रति प्रशंसा से भरे हुए थे। मिस्टर अग्रवाल अप्रत्याशित रूप से इतने विनम्र व्यक्ति हैं, वह इतने शांत और जमीन से जुड़े हुए हैं, उनका भविष्य वास्तव में असीम है। हालांकि निखिल भी बहुत उत्साहित था, लेकिन वह शौर्य के सामने बहुत शांत था। शौर्य ने उसे सीधे कैंपस में ड्राइव करने की अनुमति नहीं दी। आखिरकार इतनी महंगी फेरारी का उनके कैंपस में ड्राइव करना बहुत हाई प्रोफाइल होगा। यह शौर्य के शांत और अंतर्मुखी चरित्र के अनुरूप नहीं था। इसलिए उसने निखिल से उसे विश्वविद्यालय के गेट के सामने छोड़ने के लिए कहा। उसी समय शौर्य ने फेरारी में अपनी सवारी का वास्तव में आनंद लिया। क्योंकि उसकी बहन चाहती थी कि वह अपने यूनिवर्सल ग्लोबल सुप्रीम शॉपर्स कार्ड पर 500 करोड़ खर्च करे। शायद उसे बस इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो फिर कार खरीदने के लिए पैसे कैसे होंगे? जब वह इस बारे में सोच रहा था, शौर्य यूनिवर्सिटी की ओर चल पड़ा। हालांकि उसने उन आंखों पर ध्यान नहीं दिया जो इस समय पहले से ही उस पर टिकी हुई थीं। शौर्य, तुम वहीं रुक जाओ। शौर्य को एक लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी जो उसे पुकार रही थी। जब वह पलटा तो उसने महसूस किया कि यह कोई और नहीं बल्कि छात्र संघ की अध्यक्ष कीर्ति थी। जाहिर है कीर्ति ने पहले ही वह दृश्य देख लिया था जहां शौर्य फेरारी से बाहर निकला था। इस समय वह अपने चेहरे पर बेहद हैरान भाव के साथ अविश्वास में शौर्य को देख रही थी। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? शौर्य को उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी किसी परिचित से मिल जाएगा, भले ही उसने पहले ही निखिल से उसे कैंपस से इतनी दूर छोड़ने के लिए कहा था। शौर्य जानता था कि कीर्ति ने उसे इसलिए बुलाया था क्योंकि वह जानना चाहती थी कि वह फेरारी से क्यों उतरा था। हालांकि शौर्य ने थोड़ा भ्रमित होने का नाटक किया। गंभीरता से, तुम अभी फेरारी से क्यों उतरे? कीर्ति ने सीधे उससे पूछा। शौर्य के साथ अपनी पिछली कुछ मुलाकातों के दौरान उसने वाकई कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। सबसे पहले उसे पता चला कि शौर्य ने लॉटरी जीती है और वह वास्तव में कल रात होमलैंड किचन में सभी के लिए भोजन खरीद सकता है। इसके अलावा वह बिल्कुल भी खर्च करने में संकोच नहीं करता था। इसलिए कीर्ति ने शौर्य के सहपाठियों से इस मामले के बारे में पूछने का फैसला किया, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि वास्तव में क्या चल रहा था। उनसे उसे जो जवाब मिला वह यह था कि शौर्य ने लॉटरी जीती है और उसने 10 लाख जीते हैं। हालांकि इस समय कई छात्र पहले से ही अनुमान लगा रहे थे कि शौर्य ने लॉटरी से 10 लाख से कहीं ज्यादा जीते हैं। इससे कीर्ति बहुत असहज महसूस कर रही थी। शौर्य, जो कि एक कंगाल से ज्यादा कुछ नहीं था, इतना अच्छा भाग्य कैसे पा सकता था? क्या भगवान अंधे थे? उसके लिए ऐसा महसूस करना सामान्य बात थी। आखिरकार कोई भी व्यक्ति सहज या खुश महसूस नहीं करेगा अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसके साथ रहा हो। सारी जिंदगी बदमाशी करने वाले लोग अचानक से अपनी जिंदगी से बेहतर जिंदगी जी रहे थे। कीर्ति शौर्य को ढूंढकर इस मामले की तह तक जाना चाहती थी। उसने लॉटरी में कितना जीता? अप्रत्याशित रूप से जब वह यूनिवर्सिटी से निकलने वाली थी तो वह उससे टकरा गई और उसने उसे महंगी फेरारी से उतरते देखा। ओह, यह मेरे दोस्त की कार है, वह मुझे स्कूल छोड़ने जा रहा है, शौर्य ने हल्के से जवाब दिया। हा, तुम्हारे दोस्त की कार? तुम्हारा दोस्त कौन है? क्या शौर्य, तुम्हारे वाकई इतने अमीर दोस्त होंगे? मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगी, भले ही तुम मुझे मार दो। कीर्ति बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थी। ठीक है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पर यकीन करो या नहीं। इसके अलावा मेरे कोई अमीर या धनी दोस्त हैं या नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना? शौर्य ने जवाब दिया, क्योंकि वह नाराज होने लगा था। शौर्य को यह भी पता चलने लगा था कि कुछ धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद उसके व्यक्तित्व में भी सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा था। इससे पहले उसे कीर्ति से इस तरह बात करने की हिम्मत कभी नहीं हुई होगी। इस समय कीर्ति शौर्य के लहजे से वास्तव में असंतुष्ट थी। वाह शौर्य,
क्या तुम नहीं जानते कि दूसरों की तुम्हारे प्रति चिंता की सराहना कैसे की जाए? मुझे बस यह चिंता है कि तुम्हें किसी एमएलएम संगठन ने धोखा दिया है। क्या तुम नहीं जानते कि कुछ एमएलएम संगठन लोगों को धोखा देने के लिए कैसे काम करते हैं? सबसे पहले वे आपको खुश करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करके व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद वे आपको व्यर्थ और भौतिकवादी बनाते हैं। एक बार जब आप एक अमीर व्यक्ति की तरह रहने के आदी हो जाते हैं तो आपको उस जीवन शैली को बनाए रखने के लिए उनके लिए काम करना जारी रखना होगा जिसकी आपको पहले से ही आदत हो गई है। अन्यथा तुम केवल एक बेकार व्यक्ति होंगे। इसके अलावा छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे आपके निजी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है? यदि तुम वास्तव में किसी एमएलएम संगठन में शामिल हो गए तो तुम केवल छात्र संघ विभाग को बदनाम करोगे। मैं केवल आपको सलाह देने की कोशिश कर रही हूं क्योंकि तुम अपने पूरे जीवन में गरीब रहे हो और तुम्हें इस दुनिया में चल रही किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कीर्ति ने व्यंग्यात्मक तरीके से बोलना जारी रखा। शौर्य ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही सच बता दिया है। मैं और कुछ नहीं कह सकता। कार वास्तव में मेरे दोस्त की है। ठीक है, चलो फिर कार के बारे में भूल जाते हैं। मैं तुमसे कल जीती गई लॉटरी के बारे में पूछती हूँ। मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना कि आपने कल रात डिनर पर 12 लाख से ज्यादा खर्च किए। क्या यह सच है? मुझे लगा कि तुमने लॉटरी में 10 लाख जीते हैं। क्या तुमने सच में 10 लाख यूं ही खर्च कर दिए? कीर्ति ने शौर्य को देखते हुए पूछा।